नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों की दृष्टि से ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें सबसे पहला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों की दृष्टि से इसको तैयार करने की कोशिश की है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छता में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने 5वीं बार देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं सूरत को दूसरा और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो पहला स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में प्राप्त हुआ है। और आगे इसमें देखते हैं, इंदौर को 5 स्टार शहर का प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश को तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा भी मिला है। पहला जो है छत्तीसगढ़ और दूसरा महाराष्ट्र को ये दर्जा मिला है। तो हमें ये फैक्ट ध्यान रखना है कि एक राज्य के जो श्रेणी है, एक राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को देश में तीसरा और शहर की श्रेणी में मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला स्थान हासिल हुआ है। और आगे चलते हैं। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में अगर हम देखें कि देश भर में मध्य प्रदेश के शहरों का क्या स्थान रहा है, तो पहला शहर तो इंदौर ही है, जैसा कि हमने बात की। 7वां शहर भोपाल, 15वां शहर ग्वालियर और 20वां शहर जबलपुर रहा है। और आगे चलते हैं। इसमें सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी इंदौर प्रथम स्थान में रहा है। भोपाल ने अपना स्वसम्मानीय राजधानी का विगत वर्ष का खिताब बनाए रखा है। और अगर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हम देखें कि सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन सा रहा है, तो वाराणसी। और भारत की सबसे स्वच्छ छावनी का खिताब अहमदाबाद छावनी को मिला है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमें ध्यान रखने हैं। अब हम स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में जान लेते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को स्वच्छ अमृत महोत्सव के दौरान जारी किया गया। अगली बात है कि स्वच्छता सर्वेक्षण भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के एक भाग के रूप में प्रारंभ किया गया था। पहला सर्वेक्षण वर्ष 2016 में आया और ये जो 2021 का सर्वेक्षण है ये 6वां संस्करण है, ये हमें ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में एक नई श्रेणी प्रारंभ की गई है जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान। इसके अंतर्गत प्लेटिनम सम्मान, गोल्ड सम्मान और आगे देखते हैं। इसमें सिल्वर सम्मान, ब्रॉन्ज सम्मान, कॉपर सम्मान ये सब दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बात की प्लेटिनम सम्मान ये दिव्य श्रेणी में दिया जाएगा और इस वर्ष 5 शहरों को दिया गया, उसमें से इंदौर शामिल है। इसके अतिरिक्त नवी मुंबई, दिल्ली नगर पालिका परिषद और भी हैं, लेकिन हमको यहाँ पर इंदौर का नाम ध्यान रखना है कि प्लैटिनम सम्मान मिला है दिव्य श्रेणी में। ऐसे ही गोल्ड सम्मान अनुपम श्रेणी में दिया जाता है, सिल्वर सम्मान उज्ज्वल श्रेणी में, ब्रॉन्ज सम्मान उदित श्रेणी में, कॉपर सम्मान आरोही श्रेणी में। तो इस प्रकार से हमने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना जो हमारे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है। और आगे चलते हैं। दूसरा इसमें देखते हैं, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक है, राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है। स्मार्ट शहर में इंदौर को सूरत के साथ देश भर में प्रथम स्थान मिला है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी हैं, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और सतना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्मार्ट शहर में जो इंदौर है उसको देश भर में प्रथम स्थान मिला है सूरत के साथ। और आगे इसमें देखते हैं कुछ और जो पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हैं, उसमें देखते हैं। इनोवेशन श्रेणी में इंदौर के कार्बन क्रेडिट फाइनेंस मैकेनिज्म को पहला पुरस्कार मिला है। अर्बन एनवायरनमेंट थीम में भोपाल को चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। बिल्ट एनवायरनमेंट थीम में इंदौर को प्रथम पुरस्कार है। सैनिटेशन थीम में इंदौर को तिरुपति के साथ प्रथम पुरस्कार मिला है। कल्चरल थीम में इंदौर को कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज के लिए प्रथम पुरस्कार व ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए तीसरा पुरस्कार मिला है। तो हमें इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के संबंध में ये बातें ध्यान रखनी है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और आगे चलते हैं। अब हम
मध्य प्रदेश में चर्चित पुलिस कमिश्नर प्रणाली को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली मध्य प्रदेश के भोपाल व इंदौर शहर में इसे लागू कर दिया गया है 9 दिसंबर 2021 से। इंदौर शहर के प्रथम पुलिस आयुक्त होंगे हरिनारायणचारी। एक बात हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो पुलिस आयुक्त होंगे वो एडीजी रैंक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल या इंस्पेक्टर जनरल रैंक के होंगे, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगली बात है कि इंदौर के 36 पुलिस थाना क्षेत्र इस प्रणाली के अंतर्गत शामिल हैं। और आगे चलते हैं, भोपाल को देखते हैं। तो भोपाल में प्रथम पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर होंगे और भोपाल के 38 पुलिस थाना क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित है। एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस थाने इस प्रणाली में शामिल नहीं किए गए हैं, तो ये बात महत्वपूर्ण है। अब हम उन कारणों को जान लेते हैं जिसके कारण इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। तो पहला कारण तो सरकार ने बताया कि कानून व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा, क्योंकि अभी विभिन्न अनुमतियां लेने के लिए लोगों को पुलिस और राजस्व अधिकारियों के पास अलग अलग जाना पड़ता है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर प्रणाली के पहले यहाँ पर दोहरी कमान व्यवस्था लागू है। अभी हम दोनों में अंतर समझेंगे। और बढ़ती जनसंख्या 10 लाख से अधिक, क्योंकि हम जानते हैं कि भोपाल और इंदौर की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है और पुलिस सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित विभिन्न समितियों ने 10 लाख से अधिक आबादी पर शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की सिफारिश भी की थी। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। और एक अन्य कारण भौगोलिक विस्तार भी है। तो इस प्रकार से हमने इनके कारणों को जाना। अब हम दोहरी कमान प्रणाली और पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बीच अंतर समझ लेते हैं। दोहरी कमान प्रणाली के अंतर्गत एक जिले में नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था होती है। कैसे? जिसमें जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक द्वारा शक्तियों एवं उत्तरदायित्व को साझा किया जाता है। ठीक है, अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जिला मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी वारंट, लाइसेंस जारी करने का कार्य सौंपा जाता है, वहीं पुलिस अधीक्षक के पास अपराध की जांच करने व गिरफ्तारी की शक्तियां व जिम्मेदारियां होती हैं। तो इस प्रकार से दोहरी व्यवस्था चलती है। यह व्यवस्था शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करने, जिला स्तर पर पुलिस को जिला मजिस्ट्रेट के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना है। अब अगर हम कमिश्नरी प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस आयुक्त होगा या पुलिस कमिश्नर होगा वो एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होगा। वह शहर में पुलिस बल की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी होगा और राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होगा। हमने यहाँ पर दोहरी व्यवस्था में देखा था कि वो जिला मजिस्ट्रेट के प्रति अधिक जवाबदेह हो। ठीक है, तो ये अंतर यहाँ पर आ गया। और इसी में आगे समझते हैं कि जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी उसमें जिलाधिकारी और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सहित सीआरपीसी के सभी अधिकार आईपीएस अधिकारी को मिल जाते हैं तथा कानून व्यवस्था से जुड़े धरना प्रदर्शन की अनुमति से लेकर अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही करने का अधिकार, धारा 144 लागू करने, लाठीचार्ज का अधिकार भी पुलिस के पास आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतर है। यानी इस प्रणाली में जटिल मुद्दों को तेजी से हल करने और प्रभावी निर्णय लेने में आसानी हो जाती है और इसी के मद्देनज़र इन्हीं लाभों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के संदर्भ में कि भारत में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत कोलकाता शहर में 1856 में ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। ठीक है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली से संबंधित कुछ समितियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे धर्मवीर आयोग 1970 में बना। इसने क्या सुझाव दिया कि 5 लाख या अधिक जनसंख्या पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाए। ऐसे एक और समिति बनी थी पद्मनाभ भैया समिति जो 2000 में है। लेकिन वर्ष 2005 की केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित जो आयोग है उसने सिफारिश किया था कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली का गठन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले इसके कारणों को जाना, फिर दोहरी कमान प्रणाली, पुलिस कमिश्नर प्रणाली, इनके बीच क्या अंतर है इनको हमने जाना। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, बजट में भी इसकी चर्चा की गई है, तो इसको समझ लेते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है और ये ध्यान रखना है कि ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये हमें ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। इसका विस्तार कितना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में इसका विस्तार है। इस बात को भी ध्यान रखना है। क्या उद्देश्य है इस
केन बेतवा लिंक परियोजना का भीषण सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचित करना। ठीक है, तो इस हेतु उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित किया जाएगा। ये ध्यान रखना है कि केन नदी का जो अधिशेष जल होगा वो बेतवा नदी में लाया जाएगा। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है दौधाम बांध का निर्माण। ठीक है, तो भीषण सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचित करने के लिए एक तो केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित किया जाएगा, वहीं 288 मीटर लंबे दौधाम बांध का भी निर्माण किया जाएगा। और आगे चलते हैं इसमें। इस परियोजना की लागत कितनी होने वाली है? 44,605 करोड़ रुपए। क्या लाभ है इस परियोजना से, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला लाभ ये है कि इस परियोजना से 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। दूसरी बात है इसमें कि 103 मेगावाट, ये यहाँ पर मेगावाट है, मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होने की संभावना है। एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत ये पहली योजना है और इसकी लंबाई है 221 किलोमीटर। अब हम केन और बेतवा नदी के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ जान लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि केन और बेतवा नदी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। केन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और बेतवा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, केन नदी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जान लेते हैं। जैसे केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिला मध्य प्रदेश से है। इसका प्राचीन नाम सुक्तिमती और दरणावती मिलता है। पन्ना बाघ अभ्यारण्य से केन नदी होकर गुजरती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे ध्यान रखना है। बेतवा नदी के बारे में जान लेते हैं। बेतवा नदी का उद्गम है कुमरा ग्राम रायसेन जिला मध्य प्रदेश। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं धसान, बीना, हलाली। ठीक है, भालकुंड जलप्रपात सागर जिला में है, वो बीना नदी पर ही बना हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं देख लेते हैं जो बेतवा नदी से संबंधित हैं। जैसे माता टीला बांध, इसे महारानी लक्ष्मीबाई सागर भी कहा जाता है। भांडेर नहर और इसे लाभान्वित जिले हैं दतिया, ग्वालियर, भिंड। हलाली नहर, यह भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो बेतवा नदी से संबंधित है। अब केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रमुख चुनौती क्या है? जैसा कि हमने बात की थी कि केन नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो पन्ना बाघ अभ्यारण्य के जलमग्न होने की एक चुनौती है या एक शंका जाहिर की जा रही है इसमें कि पन्ना बाघ अभ्यारण्य जलमग्न हो सकता है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के अनुसार दौधाम बांध के जलाशय से 9,000 हेक्टेयर का क्षेत्र जलमग्न हो सकता है, जिसमें से 5,803 हेक्टेयर क्षेत्र पन्ना बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। यानी बाघों की आबादी के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो यही एक महत्वपूर्ण चिंता भी है और चुनौती भी है। तो सरकार ने इसका कुछ उपाय भी खोज रखा है। सरकार क्या कह रही है इसमें? इसे कम करने के लिए 3 वन्यजीव अभ्यारण्य नौरादेही जो सागर जिले में है, रानी दुर्गावती जो दमोह जिले में है और उत्तर प्रदेश के रानीपुर को पन्ना बाघ अभ्यारण्य के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में आज स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में चर्चा की, फिर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के बारे में चर्चा की, मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में चर्चा की और अंत में हमने केन बेतवा लिंक परियोजना की चर्चा की। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।